लास्ट वीडियो में हमने देखा कि आर्टिकल 28 तक, आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 के बारे में हमने जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है उसके बारे में हमने जाना। फ्रीडम ऑफ रिलीजन के बाद जो है हमारे पास दो आर्टिकल उसी से जुड़े हुए हैं, लेकिन पहले मुझे आर्टिकल 25 से लेकर 28 की कहानी आपको दोबारा एक बार बतानी पड़ेगी। आर्टिकल फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 के अंदर जो है मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 25 जो है वो बात करता है किसके बारे में, वो बात करता है इंडिविजुअल कंसाइंस के बारे में, इंडिविजुअल कंसाइंस के बारे में बात करता है, राइट। मतलब कि व्यक्तिगत तौर पे आप किसी भी धर्म को माने, ये आपका मौलिक अधिकार है। किसी भी धर्म को व्यक्तिगत तौर पर नहीं भी माने, ये भी आपका एक मौलिक अधिकार है, लेकिन बशर्ते कि आप उसका अपमान नहीं करेंगे। तो बस इतना ध्यान रहे। उसके बाद आर्टिकल 25 कहता है कि ग्रुप कंसाइंस, ग्रुप कंसाइंस की बात करता है कि सामूहिक तौर पे अगर आप चाहते हैं कि और लोगों को इकट्ठा करके भी जो है अपने धर्म का प्रचार करे, उसे प्रोपोगेट करे, प्रोफेस करे, उसे प्रोटेक्ट करे, ये भी करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं अपने रिलीजन को लेकर। ये भी संविधान आपको अनुच्छेद 26 के अंदर, अनुच्छेद 26 के अंदर क्या देता है, आपको मौलिक अधिकार देता है, आपको फंडामेंटल राइट देता है। आर्टिकल 27 में बताया गया था कि भाई अगर आप जो हैं, आप आर्टिकल 27 में बताया गया है कि आप अगर मान लीजिए कि कोई इनकम जनरेट करते हैं अगर रिलीजियस एक्टिविटी से, तो उस इनकम के ऊपर सरकार आपसे टैक्स नहीं लेगी, क्योंकि सरकार ये मानती है कि इस इनकम का इस्तेमाल आप पर्सनल बेनिफिट्स के लिए नहीं बल्कि सामाजिक उत्थान के लिए, धर्म के और प्रचार के लिए आप करने वाले हैं, इसलिए। और उसके बाद आप धर्म का जितना मर्जी प्रचार करें, किंतु ध्यान रहे आर्टिकल 28 कहता है कि आप जो है अपने धर्म का प्रचार किसी भी स्टेट स्पॉन्सर्ड जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं आप उसके अंदर नहीं करेंगे। एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो है रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस अलाउड नहीं होगा। ये था आर्टिकल 28 जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया। अब हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 29 के बारे में, आर्टिकल 29 एंड देन आर्टिकल 30 के बारे में। आर्टिकल 29 और 30 क्या कहता है? आर्टिकल 29 ये दोनों के दोनों आर्टिकल्स जो है माइनॉरिटीज़ को जो है एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट देते हैं। तो मैं इसके बारे में सेपरेट बात करता हूँ, इसके साथ जोड़ के करूँ। जैसे मैंने कहा कि मैं किसी धर्म को मान रहा हूँ, मैं उसे प्रोपोगेट कर रहा हूँ, कर सकता हूँ। मैंने 4 लोग मेरे जैसे ही जो मानने वाले लोग हैं, मैंने उनको इकट्ठा किया और हम सब मिलकर जो है वो प्रोपोगेट करते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं। ज़्यादा बड़े स्तर पे कर सके इसके लिए हम लोगों ने क्या कर दिया, हमने जो है लोगों से दान लेना प्रारंभ कर दिया। हमने लोगों से जो है विनतियाँ करना प्रारंभ किया कि हमें कुछ पैसा दे, जिससे कि हम और बड़े स्तर पर जो है धर्म का प्रचार कर सके और समाज में मानव कल्याण जो है वो हम कर सकें। उन्होंने हमें पैसा भी दिया। सरकार ने एक मदद और कर दी आर्टिकल 27 के तहत कि उसके पैसे पे कोई टैक्स नहीं लगाया और इसको फंडामेंटल राइट के तौर पे दे दिया हमें कि इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। और साथ में बस इतना कह दिया कि ध्यान रहे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को थोड़ा दूर रखना इससे, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे अभी रिलीजन इन सब चीज़ों से, ठीक है, घर में जितना वो लोग सीख रहे हैं, बढ़ रहे हैं, दैट्स गुड, लेकिन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पे नहीं, वहाँ पे हम यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं। आर्टिकल 29 में बता दिया कि हमारे देश में जो माइनॉरिटीज़ हैं, माइनॉरिटीज़ अपने कल्चर का, अपने स्क्रिप्ट का और अपने लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये किसी भी अगर जो है अगर संस्थान के अंदर जाते हैं, किसी भी, जैसे कल्चर इंक्लूड्स एजुकेशन, तो किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो है इनके कल्चर को लेकर, इनके स्क्रिप्ट को लेकर, इनके लैंग्वेज को लेकर जो है कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इनको जो है वरीयता दी गई वहाँ पे आर्टिकल 29 में कि ये अपने कल्चर को, स्क्रिप्ट को, लैंग्वेज को जो है क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इनके पास राइट है इसको कंजर्व करने का, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब इसमें क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे मैं मानता हूँ कि भाई कोई, जैसे मैं कोई गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ाता हूँ और वहाँ पे अगर कोई माइनॉरिटी आता है और जैसे फॉर एग्जांपल, क्योंकि ये बहुत विवादित है, मैं बताऊँ आपको आर्टिकल 29 ये बताते हैं कि आर्टिकल 29 में आपको जो है माइनॉरिटीज़ के पास अपने कल्चर, स्क्रिप्ट, लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने की पावर है। और इसके तहत ही अगर किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जाते हैं
और वहाँ जाकर जो है ये लोग अगर अपने कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि बुद्ध धर्म के अंदर क्या है कि बुद्ध धर्म का विभाजन 2 पार्ट में जब हुआ था, महायान और हीनयान, तो हीनयान वाले क्या है कि वो आज भी जो गौतम बुद्ध के सिखाए हुए जो शुरुआती जो असूल थे उन्हीं पर चलते हैं ये लोग। ये लोग आज भी जो है आज भी ये लोग जो है आपके वस्त्र जो है वो धारण नहीं करते। जैसे दिगंबर वाले हैं जैन में, दिगंबर वाले भी वस्त्र नहीं पहनते। अब ये लोग वस्त्र पहने बिना अगर मान लीजिए कि अगर आते हैं, जैसे हमारे कोचिंग में अगर मान लो कि ये आते हैं और किसी दिन अगर पढ़ने के लिए किसी दिन इंस्टीट्यूट के अंदर अगर हमारे आते हैं ये, तो मैं इनके साथ भेदभाव नहीं कर सकता, मैं इन्हें मना नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इनको जो है फंडामेंटल राइट है अपने कल्चर, स्क्रिप्ट और लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने का। कल्चर में पहनावा भी आता है, कल्चर में शिक्षा भी आती है, सब कुछ आता है, खान पान भी आता है। मैं मना नहीं कर सकता इन लोगों को, इनका ये फंडामेंटल राइट है इसको कंजर्व करने का। लेकिन आप सोचो कि चलो ठीक है मैं बिठा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं अलाउ कर दूंगा, लेकिन आस पड़ोस में जो लौंडे लफाड़े हैं वो उन्हें छेड़ेंगे, वो एक दूसरे को कोनी मारेंगे कि देख कुछ भी नहीं पहना है, ठीक, देख 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 देख। तो मुझे देखने ज़्यादा हो सकता है कि वो अटेंशन ले जाए क्लास के अंदर, और मुझे भी थोड़ी जेलसी होगी कि कौन है जो क्लास में मुझसे ज़्यादा अटेंशन लेके जा रहा है, कौन है जो मुझसे ज़्यादा जो है चर्चों में है। तो इस वजह से मुझे भी थोड़ी जेलसी होगी और बच्चों को भी डिस्टर्बेंस होगी, या बच्चों को भी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन तो होगी। और एक दूसरे को कोनी मार मार के, ये तिवारी देखो ज़रा, तो दुबे कपड़ा नहीं पहना है, नीचे भी नहीं पहना है क्या, तो इस तरह से कमेंटबाजी होगी, तो ये डिस्टर्ब हो जाएंगे खाली पीली, समझ रहे, रेगुलर बेसिस पे वो प्रॉपर फॉलो अप करके चलना। अब हमारे में क्या है कि हमारे में जो है, जैसे हमारे में चोटी बनाने का जो है मतलब कि रिचुअल है। अब मैं चोटी बनाकर जब मैं जब स्टार्टिंग के टाइम में था स्कूल में, तो मैं चोटी बना के जाता था स्कूल के अंदर। अब घर वालों का था क्या कि वो बाल भी मुड़वाते थे, पीछे चोटी छोड़ देते थे, और चोटी बढ़ती चली जाती थी, उसको काट नहीं सकता जो भी है, तो चोटी रहती थी मेरी बड़ी बड़ी, और मुझे स्कूल जाना पड़ता था। स्कूल मना करता नहीं था, लेकिन मुझे बड़ी दिक्कत होती थी क्योंकि मेरी चोटी को वो लोग पूछ समझ के खींचते थे। तो ऐसे में बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई। फिर फाइनली मैंने कहा कि नहीं बस अब नहीं हो सकता, या तो मैं इस स्कूल में नहीं पढ़ूंगा या मेरे लिए अलग से स्कूल खुलवा दो। लेकिन मेरी बात मानी नहीं गई क्योंकि मैं माइनॉरिटी में नहीं आता, तो इस चक्कर में। लेकिन माइनॉरिटी वालों को ये अधिकार दे दिया गया अनुच्छेद 30 में कि यार तुम रोज़ 29 में जाओगे कंजर्व करने के लिए अपने कल्चर को, स्क्रिप्ट को, लैंग्वेज को, वहाँ तुम्हारे साथ भेदभाव होगा। इससे बेहतर है कि इसमें जाओ, इसमें सेटअप करो अपना खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अपना खुद का एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो है सेटअप करो, और उसमें जाकर जो है, इसमें जाकर तुम्हें जैसे रहना है, जैसे अपने धर्म को, कल्चर को, मतलब कि अपने कल्चर को, लैंग्वेज को, स्क्रिप्ट को फॉलो करना है, वैसे फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए देखोगे मुस्लिम लोगों के लिए अलग से उनके स्कूल हैं, दैट इज़ मदरसा, है ना, मदरसा अलग से उनके मदरसाओं की व्यवस्था है जहाँ पर कुरान पढ़ते हैं वहाँ के बच्चे। कुरान क्या है? लैंग्वेज है माइनॉरिटीज़ की, राइट? तो वो कुरान पढ़ते हैं वहाँ पे। स्क्रिप्ट आई थिंक मेरे हिसाब से ब्राह्मिक रोस्टी से ही बनी है सारी, लेकिन इनकी में अगर अरबी होगी तो अरबी स्क्रिप्ट को फॉलो कर रहे हैं, और कुरान से, और उर्दू भी सीखते हैं, तो उर्दू लैंग्वेज है, सीख रहे हैं ना मदरसे में जाके, तो मदरसे में यही सब चीज़ें सीखते हैं। उसी तरह सिखों का भी अलग से होता है, इसी तरह से हिंदुओं का भी अलग से होता है। हमारे यहाँ पे भी कई सारे हिंदुओं में भी आप देखेंगे कई सारे जो है हिंदू, जैसे हिंदू विद्यापीठ हो गया, हिंदू विद्यापीठ हो गया आपका, या आपका जो है सरस्वती विद्यालय, इस तरह के कई सारे विद्यालय आपको जो है मिल जाएंगे, यू विल फाइंड आउट। सिखों में भी है, सिखों में भी उनके भाषा को सिखाने के लिए अलग अलग से खोलने की व्यवस्था है, और खोलते हैं वो, मुझे नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। और इस तरह से हर रिलीजन के जो, अच्छा हाँ ध्यान रखना, हमारे में जो है हम हिंदुओं में हम खोलते हैं, लेकिन हम हिंदू माइनॉरिटीज़ में नहीं आते, बट हम अपना संस्कृत को बचाने के लिए जो कुछ भी है उस तरह से, वैसा कुछ नहीं है कि मतलब हमारे को कोई वैसे अधिकार नहीं है, ध्यान रखेंगे। बट हाँ, हम भी क्यों किसी से, अब स्कूलों के अंदर ये सब चीज़ें तो नहीं अलाउड है, यू अंडरस्टैंड आर्टिकल 27, लेकिन हाँ, और मदरसे वाले जैसे मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, बौद्ध हो गए, मतलब बुद्ध धर्म के हो गए, जैन हो गए, पारसी हो गए,
क्रिश्चियंस हो गए, हमारे देश में सारे माइनॉरिटीज़ में हैं, तो ये सारे के सारे लोग जो हैं चाहे तो अपना सेपरेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं और उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी अपने हाथ में ले सकते हैं। लेकिन हिंदू माइनॉरिटीज़ में नहीं है, बस मैंने एक एग्जाम्पल के लिए बताया, ठीक है। ओके, तो ये है आपका आर्टिकल 29 और 30। 29 में भी अलाउड कर दिया माइनॉरिटीज़ को जाने के लिए। आप देखेंगे कई जगह पे ऑब्वियसली बात है, मेन स्ट्रीम एजुकेशन के अंदर मुस्लिम हिंदू सब साथ में पढ़ते हैं, और इस आधार पे कि उनकी लैंग्वेज अलग है, उनकी स्क्रिप्ट अलग है, ये इन सब चीज़ों के आधार पर उनके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते। यू अंडरस्टैंड, उनका कल्चर अलग है और उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने का उनका अधिकार भी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सो दैट इज़ ऑल। जैसे हमारे यहाँ पे सिख आते हैं और सिख में बहुत सारे पगड़ी पहन के आते हैं, हम मना नहीं कर सकते उन बच्चों को, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 29 उन्हें ये अधिकार देता है। लेकिन हो सकता है भाई बच्चे हैं और भी बच्चे ही हैं, तो छेड़छाड़ हो, कुछ दिक्कत हो, तो बेटर होता है कि उनके लिए एक अलग से इंस्टीट्यूशन ही खोल दिया आर्टिकल 30 के तहत। तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको एक ये भी अधिकार देता है कि यू कैन सेटअप योर ऑन इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, और यू कैन एडमिनिस्ट्रेट ऑल्सो। तुम उसे एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले सकते हो, वो भी तुम खुद ही एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो उससे आप। ये है आर्टिकल 30।